हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ की तरफ से आपके पास यहाँ 764 पदों पे हमें भर्ती देखने को मिल रही है। तो आखिर इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होने वाला है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, इन सभी चीज़ों पे आज हम इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात ये कि जो आपकी 764 यानी कि 764 पदों पे जो आपकी भर्ती है वो यहाँ टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है और यहीं पर टेक्नीशियन ए के लिए भी वैकेंसी है। यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स के पास डिप्लोमा है या आईटीआई है वो सभी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। तो बात करते हैं कि आखिर इसका फॉर्म फिलिंग डेट कब से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 11 तारीख से, यानी 11 दिसंबर से फॉर्म फिलिंग डेट आपका शुरू हो चुका है, जो कि जाने वाला है 1 जनवरी तक। यानी कि आपके पास यहाँ करीबन 20 दिन ही रहने वाले हैं फॉर्म फिलिंग के लिए। तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप टाइम से अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। और आखिरी समय में क्या होता है कि ग्लिच बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए कोशिश करेंगे कि आप टाइम से इस फॉर्म को फिल कर ले। सबसे पहली बात यहाँ ये देखना है कि आपकी जो पेमेंट के लिए डेट होने वाली है 3 तारीख, यानी 3 जनवरी तक आप इसमें फीस पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसकी करेक्शन विंडो जो रहेगी वो 4 तारीख से 6 तारीख तक खुलेगी और ये 12 बजे तक, यानी कि आपके पास 2 दिन करेक्शन विंडो के लिए रहेंगे। करेक्शन विंडो आपकी 2 दिन के लिए खुली रहेगी। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, यहाँ पर जो होने वाले हैं आपका पे स्केल की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो देखो यहाँ पे स्केल आपका 6 है। ठीक है, यानी 35,400 पर। याद रखिएगा ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, लेकिन एक बात यह है कि अभी 1 जनवरी से हमारा 8th पे कमीशन लागू होने वाला है। तो आप जब इसमें यहाँ पर जब आपका सिलेक्शन होगा तब तक 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी मिलने वाली है। यहाँ जो दिया जग गया है, यहाँ जो लिखा है इंस्ट्रक्शंस में, यहाँ दिया है कि भाई जो आपका लेवल 6 पे मिलना है यानी 35,400 तक, लेकिन ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। और 1 जनवरी से 8th पे कमीशन हो रहा है, यानी कि सैलरी आपकी 50,000 तक इजीली 45 to 50 इजीली आपकी पहुंच जाने वाली है। ठीक है, आगे अगर मैं आप लोगों से इसके बारे में बात करूं कि भाई आगे क्या है, तो देखो यहाँ पर आपकी सारी पोस्ट हैं कि किस पर कौन से पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है जिसके लिए आपको डिप्लोमा मांगा गया है इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। ठीक है, एससी के लिए इसमें 1 सीट है, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल वैकेंसीज इसमें 3 रहने वाली है। केमिकल इंजीनियरिंग में भी आपको डिप्लोमा मांगा गया है और याद रखिए यहाँ डिप्लोमा और आईटीआई 2 आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स का डिप्लोमा किस में है, केमिकल इंजीनियरिंग में है, तो वो सभी स्टूडेंट्स ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखो 15 है और एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 4 है और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ 1 और अनरिजर्व्ड के लिए 6 रहने वाली है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो बीएससी डिग्री इन केमिस्ट्री, जाहिर सी बात है बीएससी के लिए है तो बीएससी डिग्री मांगा गया है केमिस्ट्री में। ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 22 है। सिविल इंजीनियरिंग देखो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, और यहाँ 11 आपकी पोस्ट रहेंगी। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमा ही मांगा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन, यानी इनमें से आपके पास कोई भी डिग्री है, या तो आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा हो या टेक्नोलॉजी में हो या फिर कंप्यूटर साइंस में हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज देखिए 160 है, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज रहने वाली हैं। आगे देखो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इसमें भी सेम डिप्लोमा ही मांगा गया है, सभी में आपका डिप्लोमा मांगा गया है। और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप जियोलॉजी का कर रहे हैं या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं, तो आपका उसी के अकॉर्डिंग ही आपका क्या मांगा है, यहाँ डिप्लोमा मांगा गया है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन सब में डिप्लोमा मांगा है। या तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में हो या फिर आपका टेली कम्युनिकेशन में होना चाहिए, पर सभी में डिप्लोमा मांगा है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं सभी वैकेंसीज आप अच्छे से देख सकते हो। जियोलॉजी में देखो बीएससी डिग्री मांगा है। ठीक है, इसमें 1 वैकेंसी है टोटल, वो भी किसके लिए है, तो ये शायद ईडब्ल्यूएस के लिए। जी हाँ, ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 1 वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है,
लाइब्रेरी साइंस में डिग्री इन साइंस विद डिप्लोमा और डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, या तो डिप्लोमा हो इसमें आपका लाइब्रेरी साइंस में, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस के लिए, ठीक है, या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए, इनमें से कुछ भी होना चाहिए, याद रखिएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है। मैथमेटिक्स में भी सेम चीज़ें हैं कि बीएससी डिग्री होनी चाहिए आपकी मैथमेटिक्स में, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आप, और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ, डिप्लोमा मांगा गया है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 127 वैकेंसीज होने वाली हैं। तो आप सारी की सारी देख सकते हो, जैसे फिजिक्स है या साइकोलॉजी है तो बीएससी डिग्री दोनों में ही मांगा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी हो जाती हैं, ये थी आपकी सारी की सारी वैकेंसीज। तो आप अपनी जो भी आपके पास डिग्री है या फिर जिस भी सब्जेक्ट से आपने डिप्लोमा कर रखा है, आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसमें आप अपनी वैकेंसीज को अच्छे से चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आती है बात टेक्नीशियन की कि आखिर टेक्नीशियन का पे लेवल क्या रहने वाला है। तो इसका पे लेवल 2 रहेगा, उसका 6 था, इसका 2 रहेगा। पर याद रखिएगा, अब आप किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर उसकी सैलरी जितनी भी होगी, अब आपका 8th पे आपका कमीशन जो है यहाँ 1 तारीख से लागू हो जाएगा, तो आपको जो सैलरी मिलेगी उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। अब जैसे कि 19 है तो ये 25 से 30 तक ईजिली पहुँचेगी आपकी सैलरी, 8th पे कमीशन की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें देख लेते हैं कौन सी टेक्नीशियन में आपका कौन कौन सा यहाँ पोस्ट निकला हुआ है। तो जैसे बुक बाइंडर का है तो 10th क्लास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ITI। अब इसने कहा है कि आपके पास इन सभी के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या तो आपका 10th पास तो होना ही चाहिए, उसके साथ आप या फिर आपने ITI किया हो। ITI में आपका जो भी जिस भी फील्ड में आपने किया है वो उसके अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। कारपेंटर है जैसे, तो इसमें भी इसने मांगा है कि ITI आपका कारपेंटर ट्रेड में रहना ही चाहिए 10th के साथ साथ, ठीक है। CNC ऑपरेटर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ ITI मांगा गया हुआ है, COPM में भी है, सभी में है, सभी। और सबकी पोस्ट अगर हम बात करें तो ये 2 है, 1 है, इलेक्ट्रीशियन में भी 2 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 4 है। आप अपने अकॉर्डिंग एक बार या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग, अपने फील्ड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसकी फुल अगर आप PDF चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भिजवा दूंगी, मतलब कि उसमें शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से भी इसकी फुल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, ओके। जैसे ऑप्टिकल वर्कर है, जैसे यहाँ 10th क्लास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट और सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ITI इन ऑप्टिकल वर्कर ट्रेड, यानी कि ऑप्टिकल वर्कर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो है ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑप्टिकल वर्कर में। फोटोग्राफर का भी सेम ही चीज़ है, सभी का सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी देख लो, यहाँ पर इस वाले में टोटल 2 ही है ऑप्टिकल वर्कर में, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, थोड़ा सा कुछ इसके इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि आखिर इसमें और क्या क्या चीज़ें। एलिजिबिलिटी देख लो थोड़ा सा कि ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन विल बी डिटरमाइंड विद द रेफरेंस और क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी कि जितनी भी इसकी एलिजिबिलिटी है, या तो एज को लेकर के हो गई या फिर आपकी डिग्रीज को लेकर के हो गई, वो आपका इससे पहले का होना चाहिए, ठीक है। जो इसमें डेट दिया है उससे पहले, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि आपकी अभी 11 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है, तो ये नहीं कि आपकी डिग्री जो है वो मे बी जैन में कंप्लीट हो जाएगी तो आप उसके बिहाफ पे उस फॉर्म को फिल करें, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें जो है मस्ट आपकी एज जो है 18 से 28 के बीच होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसने बोला है 1/1/2026 से पहले, जनवरी से पहले, ये नहीं कि अगर आपका बर्थडे समझिए कि 5 जनवरी को आ रहा है और आप 18 के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, आपका पहले ही जो मतलब 18 आप स्टार्ट होंगे 5 तारीख से, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। और सेम ही चाहता है कि अगर आप 5 जनवरी को अगर आप 28 से कंप्लीट हो रहे हैं तो आप उसमें भी फिर प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। यानी कि आपका 1 जनवरी से पहले ही आपका सारा जो एज वगैरह है वो उसके अंदर ही रहे, इस दिन से काउंट हो जाए, इस दिन से ही आपका ये एज काउंट किया जाएगा, ओके। अब देखो जो रिलैक्सेशन मिल रहा है एज, वो कैसे मिल रहा है, तो SC ST को मिलता है हमेशा ही 5 साल और OBC को यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। PWBD को देख सकते हैं यहाँ 10 साल का मिलेगा, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से,
ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर आपका विजन भी चेक किया जाएगा, यानी कि आपके आई साइट चेक किया जाएगा कि यहाँ आपका डिस्टेंट विजन बेटर आई 6/6 वर्स आई कुछ भी नहीं गया है, या फिर आपका 6/12 होना चाहिए, या 6/9 होना चाहिए, या फिर नियर विजन का बेटर आई 0.6 का है, वर्स 0.8। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना आई साइट भी देख लेंगे, ठीक है। ओके, और ये रिलैक्सेशन ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब बढ़ जाते हैं आगे, नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें कही गई हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखो आपकी फ़ीस क्या रहने वाली है। तो जितने भी जो भी क्या कर रहे हैं उसके लिए अप्लाई करने वाले हैं STA, यानी कि आप देखो यहाँ पर कैंडिडेट कैटेगरी अनरिजर्व्ड हो, OBC हो, EWS हो, या फिर कोई भी, सभी के लिए 250 रहेगा। पर वुमेन के लिए SC ST के लिए जो है आपका कोई भी फीस नहीं है। रिफंडेबल फीस क्या है, यहाँ 500 रुपये रहने वाली है, ठीक है। ओके, टोटल फी टू बी पेड विद एप्लीकेशन A+B, अगर आप दोनों ही कर रहे हैं तो आपका 750 फीस रहेगा, यानी कि सिर्फ आप ये अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी फीस रहेगी 250। अगर आप दोनों में ही अप्लाई करना चाह रहे हैं, टेक्नीशियन में भी, तो आपकी जो है आपकी फीस टोटल 750 रहने वाली है, ठीक है। जनरल OBC EWS के लिए 100 रहेगी, और यहाँ पर, ठीक है, करेक्ट है। चल आगे बढ़ जाते हैं। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ कोर्स आपका ऑनलाइन ही रहेगा। और अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सेंटर, करेक्शन विंडो मैंने अभी आपको बताया 4 जनवरी तक आपका रहने वाला है, 4 से 6। और एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ आपका सभी, यानी इंडिया में आप जहाँ पर भी रहते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आप एग्ज़ाम वहाँ पर सेंटर रहेगा ही रहेगा। जैसे बच्चों का होता है कि मैम अगर हम दिल्ली से हैं तो हमारा सेंटर कहाँ जाएगा, तो आपको आपके ही शहर में आपका सेंटर मिल जाएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं थोड़ा सा कि आखिर एग्जामिनेशन पैटर्न आपका रहने वाला क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। CBT और फॉर स्क्रीनिंग, अब सबसे पहले जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर STA के लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो CBT फॉर स्क्रीनिंग, यानी कि स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट कॉमन टू ऑल पोस्ट कोड। जितने भी पोस्ट थे उन सभी में जो आपका है सबसे पहला जो एग्जाम होता है वो कॉमन रहता है। यहाँ आपसे जनरल साइंस पूछी जाएगी, यहाँ आपसे जनरल इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है, और सभी जो है आपके 40-40 नंबर के हैं। पर इंग्लिश आपके यहाँ पर जो है 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 40-40 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस से आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आएगा, जनरल मैथ्स होंगे इसमें, सारी चीजें। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है आपका 40 नंबर का 40 क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर पूछेगा। यानी देखिए जनरल साइंस की बात हो गई, ये 40 का है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है या फिर मैं कहूँ मैथ्स है, ये भी आपका 40 का रहने वाला है। रीजनिंग भी आपकी 40 की रहने वाली है। पर यहाँ इंग्लिश जो पूछी जाएगी वो आपका 30 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 150, और मैक्सिमम मार्क्स आपका 150 का ही होगा, यानी ईच क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क का होगा। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, यहाँ आपसे नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। नेगेटिव मार्किंग है क्या, तो हाँ जी बिल्कुल, इस एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, ठीक है। आपको दिया जाएगा यहाँ 2 आवर, 2 घंटे में आपको 150 सवाल करने होंगे। अब CBT फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन, अब जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो उसके लिए थोड़ा सा सेकंड प्रोसेस जो है अलग रहने वाला है। कहीं कहीं आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट में भी थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह होगा जो कि 20 मिनट का होगा, ठीक है। अब ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसमें ऐसा कुछ मेरिट इसके बिहाफ पे नहीं बनती है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, याद रखिएगा, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड। अब आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा उसका आपका सेकंड एग्जाम होगा, यानी कि समझिए पहला हो गया प्री और दूसरा हो गया आपका मेंस, ठीक है। और एक आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हो जाएगा। फर्स्ट वाला जो होता है सभी एग्जाम के लिए कॉमन होगा, कोई भी आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो कॉमन रहेगा। बट जो सेकंड एग्जाम होगा वो आपका पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई करा है वो वाला आपका होगा, ठीक है। तो ये 120 प्रश्न होंगे और 120 ही नंबर का होगा और 120 ही मिनट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हैं। अब बढ़ते हैं आगे कि अब जो आएगा भाई, अब आपका दूसरा है कि टेक्नीशियन के लिए क्या क्या रहने वाला है।
ठीक है। टेक्नीशियन में जो आपका टीयर 1 होगा सेम ही चीज़ें हैं कि भाई यहाँ पर आपका टेस्ट कॉमन होगा सभी पोस्ट के लिए। जनरल साइंस पूछी जाएगी आपके, जीएस यानी कि 40, सेम ही चीज़ें। इंग्लिश आपकी यहाँ पर 30 है सेम। मैथ्स भी आपका जो है 40 रहने वाला है और रीजनिंग भी आपका 40 रहने वाला है, ठीक है। पर यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स सब 150, यानी ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क का 120 मिनट मिलेगा। सेम पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट, जिस भी सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है आपके उस सब्जेक्ट का अलग से टेस्ट होगा, ठीक है। 120 सवाल पूछे जाएंगे, 120 नंबर का होगा और यहाँ 90 मिनट दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जितने भी आईटीआई वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको दिया जाएगा 90 मिनट, ठीक है, आपके सब्जेक्ट वाले। अब यहाँ एक और चीज़ है कि आपका यहाँ ट्रेड टेस्ट ज़रूर होगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ आईटीआई वाले में या टेक्नीशियन में अप्लाई करने वाले हैं, आप किसी भी पोस्ट पे कीजिए, आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड यानी कि जिसमें भी आपने आईटीआई किया है, जिस भी ट्रेड में किया है, तो आपका उसका प्रैक्टिकल टेस्ट किया जाएगा और वो क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी आपको वहाँ पर क्वालिफाई करना होता है। कोई ऐसे मार्क्स वाला नहीं होता है, बट जो आपका वो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा उसको आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें ही क्लियर होंगी। अब आगे बढ़ जाते हैं कि और क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर। तो सिलेक्शन प्रोसेस वही होगा आपका, देख लीजिए थोड़ा सा कि देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि द स्कोर ऑफ टायर 1 एंड टायर 2 पार्ट 2 टेस्ट में बी नॉर्मलाइज एज पर रिक्वायरमेंट। अब इसने ये नहीं कहा है कि ये नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, इन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत हुई तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अब नॉर्मलाइजेशन का मतलब समझिए कि जब होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हो जाते हैं तो वो क्या होता है कि स्लॉट अलग अलग देना होता है कि एक इवनिंग शिफ्ट में हो रहा है, किसी का मॉर्निंग में हो रहा है, या फिर हमें 2-3 दिन एग्जाम को कंडक्ट कराना होता है। तो इन्होंने कहा है कि अगर ज़रूरत हुई तो ही नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी अगर हमारे पास फॉर्म बहुत ज़्यादा आते हैं जिसकी वजह से हमें अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेट्स में एग्जाम को कंडक्ट कराना होता है, तब हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, अदरवाइज यहाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। सेकेंड अगर पॉइंट देखें, द टायर 1 एंड टायर 2 टेस्ट विल कंसिस्ट टू ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू, यानी कि यहाँ आपका एमसीक्यू रहने वाला है, ठीक है। टायर 1 टेस्ट इज फॉर स्क्रीनिंग एंड टायर 2 टेस्ट फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन, यानी कि टायर 1 और टायर 2 जो भी है आपका, टायर 1 सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई सभी के लिए कॉमन रहेगा, और टायर 2 में आपका इंडिविजुअल जो आपका ने जो भी सब्जेक्ट वहाँ फिल किया होगा उसका आपका टेस्ट रहने वाला है। दूसरी चीज़, द मोड ऑफ सिलेक्शन में चेंज डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। अब इन्होंने कहा है कि जो भी सिलेक्शन का प्रोसेस होगा या फिर जो मोड होगा वो हम चेंज भी कर सकते हैं और इस पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ें भाई पहले ही आपको लिखवा दी है, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं स्क्रीनिंग क्राइटेरिया क्या रहने वाला है कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टायर 1 और टायर 1 पार्ट 2 ऑफ टायर 2 इज 40% फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस। अब ये कह रहा है कि जो टायर 1 है यहाँ आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी रहने वाला है, यानी कि आप 40% मार्क्स लाते हो तो ही आप क्वालिफाई होते हो, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ जो है 35% किसके लिए रहेगा, SC ST PWD। अब आपको लगेगा कि मैम हमें क्या सिर्फ और सिर्फ 35% या 40% लाना है, तो देखो ये क्राइटेरिया इस तरीके से काम करता है कि समझिए बहुत सारे बच्चों का बहुत एग्जाम टफ रहा या फिर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं थे, तो जो फॉर्म फिल हुए या जिनका सिलेक्शन हुआ वो 30% वाले जो थे उनका भी कट ऑफ में नाम आ रहा है, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा है कि भाई इनका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि जो आपका है 40% कंपलसरी है कि आपको 40% क्वालिफाई करना होगा, आप एग्जाम इतना दें कि आपका 40% मार्क्स बनना ही चाहिए, ठीक है। बेस्ड ऑन टायर 1 एग्जामिनेशन मेरिट कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर टायर 2। अब टायर 1 के अकॉर्डिंग ही जो स्टूडेंट्स होंगे शॉर्टलिस्ट होंगे टायर 2 के लिए, याद रखिएगा इस चीज़ को। रेशो क्या रहेगा, 1:10। समझिए इस चीज़ को, जैसे समझिए कि यहाँ पर जो टायर 1 में बच्चे अगर 10 सेलेक्ट हुए हैं तो टायर 2 में उसका 10 में से सिर्फ 1% बच्चा जाएगा किसमें, टायर 2 में, वो सिर्फ इतना ही शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये रेशो रहेगा 1:10 का रहने वाला है, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है,
ठीक है, इतनी चीज़ें। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन के लिए भी सेम ही चीज़ें रहने वाली हैं कि ट्रेड टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर टायर 2, यानी कि जो ट्रेड टेस्ट यानी आपका जो प्रैक्टिकल वाला टेस्ट होगा वो आपका पार्ट 2 के बाद होगा, टायर 2 के बाद होगा। तो टेस्ट द प्रैक्टिकल स्किल फॉर द कैंडिडेट्स, यानी कि आपका जो है प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट के लिए आपका ये ट्रेड वाला टेस्ट रहने वाला है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ट्रेड टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी आपको कोई ऐसे मार्क्स नहीं है या उसमें आपको कट ऑफ नहीं लानी होती है, उसमें आपको कट ऑफ में नाम नहीं लाना होता है, बस ये क्वालिफाइंग होता है। तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। सेम चीज़ें रहने वाली हैं। 45% मार्क्स वाली अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50% और आप सभी के लिए SC ST के लिए 45%। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब इसमें स्क्रीनिंग क्राइटेरिया क्या रहने वाला है कि वही वाली बात कि टायर 1 में अगर समझिए 15 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं तो उसका 15 में से एक ही सेलेक्ट होगा टायर 1 में। और सेम चीज़ टायर 2 में 8 में से 1 रेशो का है, यानी 8 स्टूडेंट अगर है तो 8 में से सिर्फ 1 का सिलेक्शन होगा। और टायर 1 में 15 स्टूडेंट में 1 का सिलेक्शन रहने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि थोड़ा ये चीज़ें हैं, इन्होंने पहले ही सारी चीज़ें जो है ईजिली समझा दी हैं कि हमारा जो क्वालिफाइंग का रेशो है वो ये रहने वाला है। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और बाकी तो डॉक्यूमेंट वगैरह का आपका थोड़ा देखना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चीज़ें आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सही टाइम पे सही तरीके से अपलोड करेंगे ताकि आपको करेक्शन विंडो का इंतज़ार ना करना पड़े। ठीक है, ओके, सो यही तक चीज़ें थी जो मेन थी। तो यहाँ पर आपका ये नोटिफिकेशन देखिए अच्छा खासा आया है, DRDO का आया है वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी आपकी आई हुई है और इसके लिए ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और एक बात रही कि आखिर अगर आप चाहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि हम ये पढ़ें कैसे, ठीक है, क्योंकि अच्छी खासी पोस्ट है, 764 वैकेंसीज आई हुई हैं और जितने भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं, जितने ITI वाले स्टूडेंट्स हैं वो सब एलिजिबल रहने वाले हैं। आपने डिप्लोमा किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ा है, किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ है तो पक्का उसकी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो और ये बेहतरीन मौका है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी को पता है कि अड्डा 24/7 एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी कराता है। ठीक है, तो आप हमारे बढ़िया बेहतरीन फैकल्टीज़ के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक सही रूप देख सकते हैं। सिंपल करना कैसे है, आप कैसे बैच ले सकते हैं, मैं आपको एक बार यहाँ पर अच्छे से दिखा देती हूँ। आप जाएंगे एप्लीकेशन पे, जाएंगे अड्डा 24/7 सर्च करेंगे, अड्डा 24/7 फर्स्ट लिंक है, इस पर क्लिक करना होता है। ऑल कोर्सेज आपको ऑप्शन आता है और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ जाएंगे आप ANJ एग्जाम्स में। ठीक है, यहाँ देखेंगे सबसे नीचे या फिर ढूंढ लेना जहाँ पर भी होगा DRDO। ठीक है, इस वाले पे जाना है। अब ये आपका बैच जो है 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है। अगर आप सही तरीके से तैयारी करने वाले हैं, सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे आपका इसमें 500 सीट यानी कि बहुत लिमिटेड सीट रहने वाली है, तो आप इसको समय रहते ही आप एनरोल ज़रूर से ज़रूर करिएगा। सिंपल करना क्या है, बाय नाउ पे जाएंगे और यहाँ कूपन कोड लगा लीजिएगा Y1015। Y1015 आप कूपन कोड अगर लगाते हैं तो यहाँ पर आपका ये 1362 रुपये में पड़ जाता है। ठीक है, ओके, तो अब ये एक बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने दीजिएगा और फॉर्म को सही समय पर ज़रूर से ज़रूर फिल करिएगा। और इस आपके नोटिफिकेशन से या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अगर आपको दिक्कत परेशानी है, कोई भी अगर आपको डाउट है किसी भी तरीके से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो आपके उस कमेंट पर हो। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही और नोटिफिकेशंस और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।